हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस योर स्टडी। चलिए आज का टॉपिक डिस्कशन करते हैं। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारे स्टडी चैनल सक्सेस योर स्टडी को। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक विद्यापति और उनका युग। ठीक है, विद्यापति युग का सामान्य परिचय पहले देखेंगे। हम इसको क्या मतलब पार्ट करके, जैसे कि पैराग्राफ करके उसका जो हेडिंग दे के लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, और देखने में भी पढ़ने में भी परीक्षकों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, विद्यापति युग का सामान्य परिचय। ठीक है, मैथिल कोकिल के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त विद्यापति का समय सन 1360 से 1980 के बीच माना जाता है। वह संस्कृत अपभ्रंश तथा लोक भाषा मैथिली के प्रकांड पंडित थे तथा उन्होंने इन तीनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की। ठीक है, तो हिंदी कवि के रूप में उनके मूल्यांकन का आधार है उनकी 3 रचनाएं। क्या क्या है 3 रचना? अपभ्रंश में लिखी गई कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा मैथिली भाषा में लिखी गई विद्यापति पदावली। ठीक है, तो विद्यापति का युग आदिकाल के अवसान का युग था। भक्ति काल का आरंभ नहीं हुआ था और आदिकाल की क्षमताएं चुक रही थी। ठीक है, ध्वलिज पर खड़ा कवि आदिकाल की पुरानी परंपरा से जुड़ा था और नए युग के आगमन का संकेत भी दे रहा था। इसीलिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसे प्रशस्ति काव्य ग्रंथ लिखे गए। पदावल जैसे श्रृंगारिक उक्तियां अभिव्यक्त की गई और राधा तथा कृष्ण का स्मरण कर कवि ने बता दिया कि आने वाला युग भक्ति को समर्पित है। ठीक है, चलिए सेकंड पारा देखते हैं। विद्यापति की रचनाओं में उनका युग प्रतिबिंबित हुआ है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इतिहास के दस्तावेज हैं। विद्यापति का युग उनके दृष्टियों से संक्रमण काल माना जाता है। प्रवृत्तियों की दृष्टि से यह न तो वीरगाथा काल के कवि हैं और न भक्ति आंदोलन के, परंतु एक और उनके कमिलता तथा किनीयता का में रचित नायकों की वीरता का प्रशस्ति गान है और दूसरे और अनेक भक्ति के पद हैं, पर उनकी भक्ति भावना में भक्ति आंदोलन की चेतना नहीं है। वह मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, इतना परिचय के बारे में गया। चलिए देखते हैं उसके बाद उसी टाइम का राजनीतिक परिस्थिति कैसा था। ठीक है, राजनीतिक परिस्थिति विद्यापति के जीवन काल में दिल्ली पर मुगलक और लोधी वंश का शासन रहा। उनके जन्म से बहुत पहले भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था। दिल्ली सल्तनत स्थापित हो चुकी थी। भारत की जनता दिल्ली के सुल्तान को स्वीकार कर चुकी थी। विभिन्न राजाओं के बीच संघर्ष होता रहता था, पर उस संघर्ष में दिल्ली सल्तनत निर्णायक भूमिका अदा करती थी। उसके हस्तक्षेप से ही कोई राजा अपनी गद्दी पर बैठा रह सकता था। कीर्तिलता में बनाया गया है कि राज्य लोलुप असलान शाह ने तिरहुत में राजा गणेश्वर को धोखे से मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। गणेश्वर घर के पुत्र कीर्ति सिंह ने सुल्तान से मदद मांगी और सुल्तान की सैन्य शक्ति के सहारे ही उसने असलान शाह को पराजित किया और अपने राज्य का राजा बन पाया। ध्यान देने की बात यह है कि मुसलमान हमलावर के खिलाफ मदद मांगने के लिए कीर्ति सिंह मुसलमान सुल्तान के पास ही गया और मदद पाकर राज्य वापस लिया। ठीक है, इस प्रकार यह इस बात का सबूत है कि
राजनीति धर्म से प्रेरित नहीं थी। सुल्तान ने असलान के हारने के बाद राज्य को अपने अधीन नहीं कर लिया, बल्कि कीर्ति सिंह का राज्याभिषेक कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि कीर्ति सिंह के पूर्वज भोगी राय को दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक अपना सखा कहते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नीचे रेड कलर का लकड़ी खींचा हुआ है ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, अगर कोई होगा तो आप सुधार लेना। तत्कालीन राजनीति का असली रूप पाने के लिए की जाने वाली साजिशों, हमलों और लड़ाइयों में देखा जा सकता है। इन सब के फलस्वरूप समाज को राजनीतिक अराजकता के दुष्परिणाम झेलने पड़ते थे। कीर्ति पताका में भी राजा शिव सिंह और सुल्तान का युद्ध वर्णित है। युद्ध में शिव सिंह को विजयी दिखाया गया है। इस विजय के फलस्वरूप राजा शिव सिंह की कीर्ति पताका चारों ओर फहरती है। विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजतंत्र के युग में राजा की कीर्ति जनता की भलाई अथवा अन्य किसी गुण के कारण नहीं, युद्ध के विजय के जरिए ही फैलती है। राजा की सैन्य शक्ति और युद्ध जीतने की क्षमता में ही निहित होती है। समाज में धार्मिक दृष्टि से दो समुदाय हिंदू और मुस्लिम सक्रिय थे। इनका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ा। ठीक है, तो विद्यापति मिथिला के रहने वाले थे और मिथिला में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। वह संस्कृत विद्या का केंद्र बन चुका था, परंतु विद्यापति के युग में स्थिति में परिवर्तन हो चुका था। इस्लाम तथा हिंदू धर्म के बीच आदान प्रदान आरंभ हो चुका था। उत्तरी बिहार सूफियों का केंद्र बन गया था। दिल्ली दरबार से मैत्री संबंध स्थापित होने पर दिल्ली दरबार की भाषा का प्रभाव स्थानीय भाषा पर पड़ने लगा था। दोनों धर्मों के समन्वय और समागम से धर्म निरपेक्षता की भावना का शुभारंभ होने लगा था। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट ये है सामाजिक स्वरूप। थर्ड पॉइंट है, ठीक है, सामाजिक स्वरूप उस टाइम कैसा था। विद्यापति के समय सामंती व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के दुष्परिणाम जनता भोग रही थी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में स्पष्ट संकेत है कि इस सामंती व्यवस्था में प्रजा का दोहरा शोषण होता था। आर्थिक दृष्टि से दीनहीन तथा सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोग राजसत्ता के लाभ से तो वंचित थे ही, राजा सामंत वो ब्राह्मण उनका शोषण कर रहे थे, दमन कर रहे थे। ठीक है, तो तत्कालीन समाज वर्णों, जातियों, वर्गों आदि में बंटा था। ठीक है, ऊंचे वर्ग के लोग निचले वर्ग के लोगों पर अन्याय कर रहे थे। दोनों के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही थी। कीर्तिलता में वर्णित है कि राजा गणेश्वर के निधन के बाद हालत इतनी बिगड़ गई कि ठाकुर ठग गए, चोरों ने बलपूर्वक घरों पर कब्जा कर लिया, नौकरों ने गृहस्थ स्वामियों को धर दबाया, धर्म खत्म हो गया और दुष्टों ने सज्जनों के दबोच लिया। कोई विचार करने वाला नहीं रहा। ठीक है, कीर्तिलता को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस समय ज़्यादा दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को केवल एक वक्त का भोजन मिलता था। किसानों की हालत कुछ बेहतर अवस्था थी। उन्हें कर्ज लेने के लिए बैलों को बंधक रचना पड़ता था। ऐसा बीच बीच में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हम जैसे कि टाइपिंग करते टाइम मोबाइल पे ही हम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो उन्हें कर्ज लेने के लिए बैलों को बंधक रखना पड़ता था। ठीक है। सूदखोर महाजन फसल कटने पर दोगुनी रकम वसूल करते थे। इस प्रकार समाज दो वर्गों में विभक्त था। ठीक है। पहला वर्ग क्या था? संपन्न वर्ग, राजा, सामंत, व्यापारी, महाजन जो कि होते थे इसमें। और दूसरा वर्ग था विभिन्न वर्ग जिसमें आते हैं किसान, खेत मजदूर और दास। ठीक है। तो समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय थी क्योंकि एक एक पुरुष 25-25 विवाह तक कर सकता था। विद्यापति ने कीर्तिलता में कीर्ति सिंह से जौनपुर पहुंचने पर जो नगर वर्णन किया है उससे यह समय के संपन्न समाज का चित्र प्रस्तुत होता है। बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची अहलिकाएं थी, बाजार में भीड़ थी, नगर के समाज में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और अन्य अनेक जातियां बसी थी। वहाँ वेश्याएं भी थी, दो बार हो गया है, वेश्याएं भी थी और उनके भी महल ऐसे थे जैसे उन्हें स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया हो। ठीक है। वहाँ बड़ी संख्या में मुगल भी थे जो बिकने के लिए तैयार रहते थे। वहाँ दासियों और नौकर चाकर भी बहुतेरे थे। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। हालांकि राज्य की सुविधा की दृष्टि से भेदभाव थे, इसके बावजूद कहीं बांग दी जा रही है तो कहीं वेद पाठ हो रहा है, कहीं बिस्मिल्लाह है तो कहीं बाली है, कहीं ओझा है, कहीं खोजा है, कहीं नकल है, कहीं रोजा है, कहीं नामपत्र है और कहीं कुछ है। विद्यापति के युग में युवती का विवाह बालक पति से कर दिया जाता था। इसके कारण युवती को जो शारीरिक और मानसिक यंत्रणा भोगनी पड़ती थी उसके कल्पना विद्यापति ने कर उसे सहज अभिव्यक्ति दी है। क्या दी है? देखिए क्या दिया है। पिया मोर बालक हम तरुणी, पिया के देखे तो मोर दग्ध शरीर, पिया लेली गोद के चूल से बाजार, हटिया के लोग पूछे के लागू तोहार। बालक पति के साथ संबंध पूछने पर जो आंतरिक वेदना नव युवती की हुई होगी उसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। कदाचित इसी मनोदशा में अपनी खींच अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए अपने पिताजी से वह कहती है, कहाहीन बाबा के किनाए धेनु गाय, दूधवा पियाई के पोसता जमाई। पिता पर कैसा व्यंग है। बेटी बाप से कहती है कि अपने दामाद के दूध पीने के लिए गाय भेजवा दो। यहाँ एक और कन्या के पिता की मूर्खता, पुत्री के सुख दुख के प्रति उदासीनता और समाज की कुरीति पर व्यंग है, तो दूसरी ओर उस कुरीति के शिकार युवती की मानसिक यातना का संकेत भी है। कीर्ति पताका में विभापति ने एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, तो कीर्ति पताका में विद्यापति होगा। विद्यापति ने वेश्याओं का विलासपूर्वक चित्र, उनकी लपटता और कुटिलता का चित्र भी बड़ी सजीवता से उतारा है। पदावली में उनकी दृष्टि और स्वर बदल गए हैं। जहाँ वेश्या के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है क्योंकि वह काम पिपासा को शांत करने के लिए या आर्थिक लाभ के लिए पुरुषों के साथ छल नहीं करती, दिल का व्यापार नहीं करती। वेश्यावृत्ति यहाँ जीवित रहने का साधन है, विलास का कर्म नहीं। ठीक है।
यद्यपि उन्होंने कुरीतियों का छल छंदा का भोली लड़कियों को फंसाने का प्रलोभन दिखाकर उन्हें कुमार्ग पर चलने को उस्काने का भी वर्णन कर समाज के कटु यथार्थ का चित्रण किया है, पर साथ ही उसके वृद्धावस्था में असहाय एवं दीनहीन स्थिति का चित्र प्रस्तुत कर उसके प्रति संवेदना भी जताई है। वह अपने लिए नहीं, अपनी पुत्री के भविष्य के लिए भी चिंतित है। इस प्रकार समाज में कुत्सित जीवन बिताने वाली इस अभागी नारी का दुर्भाग्य, विडंबना और दुर्दशा देख हमारे मन में उसके प्रति कुत्सा के स्थान पर सहानुभूति जगाकर कवि ने अपने हृदय की उदारता प्रकट की है। रूढ़ि विचार को त्याग समाज सुधार की क्रांतिकारी दृष्टि अपनाई है। ठीक है, मतलब रूढ़ि विचार को त्याग कर समाज सुधार की क्रांतिकारी दृष्टियों अपनाए हैं। ठीक है, मतलब क्रांतिकारी दृष्टियों अपनाई है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पैरा। अपने समय में प्रचलित लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों, जादू टोटका, भूत प्रेत में विश्वास आदि का उल्लेख कर कवि ने लोक जीवन संबंधी अपनी जानकारी का परिचय दिया है। विद्यापति के कृष्णानंद बाबा के राजकुमार नहीं है, राधा राजकुमारी के रूप में चित्रित नहीं की गई, वे सामान्य ग्वाल और गोपवाला हैं। ठीक है, अतः उनके संयोग और विरह के प्रसंगों की भूमि राजमहल, ऐश्वर्य मंडित भवन नहीं है, दरबारी वातावरण नहीं है। एक और वह नायिका को गाहस्तिक मर्यादा के अनुसार शील और सदाचार के नियमों का अनुसरण करते हैं। राधा कृष्ण के वियोग में अपने भाग्य को कोसते हुए आत्मग्लानि के साथ कहती है, क्यों मैं संध्या का एकाकी तारा हूँ या भाद्र मास की चौथ का चांद जो कलंक के डर से या अशुभ मानकर प्रभु मेरी ओर देखना तक नहीं चाहते हैं। यहाँ पे चांद थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना, आप खुद लिख लेना। यहाँ पे जो चांद के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, जो कलंक के डर से या अशुभ मानकर प्रभु मेरी ओर देखना तक नहीं चाहते हैं। यहाँ उस लोक विश्वास की ओर संकेत है जो भाद्र माह की चौथ के चांद को अशुभ मानकर उसके ओर देखने तक को मना करता है। ठीक है, विद्यापति की सामाजिक चेतना का परिचय केवल उस वातावरण से ही नहीं मिलती जिसकी पृष्ठभूमि में उन्होंने नायक नायिका के मिलन और विरह के दृश्य उपस्थित किए हैं, अपितु उनके कार्य में प्रयुक्त ग्राम्य और लोक प्रचलित विश्वासों, मुहावरों और कहावतों से भी उनकी लोक जीवन में पेट का परिचय प्राप्त होता है। लोक भाषा का प्रयोग अधिकतर स्त्रियां के वार्तालाप में दृष्टिगत होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये गया, उसके बाद आएगा इतिहास। ये हमारा 4th नंबर का जिस पॉइंट है। विद्यापति की कृतियाँ में कीर्तिलता, कीर्तिपताका और लेखनावली आदि में इतिहास संबंधी सामग्री मिलती है। इसमें जो कथा वर्णित है उससे ऐतिहासिकता का पता चलता है। राजा कीर्ति सिंह, ठीक है, कीर्ति हो गया एक, राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह ओइन वंश के थे। यह उल्लेख कथा को ऐतिहासिकता प्रदान करता है। यह वंश मिथिला में आज भी उपलब्ध है। दिल्ली के तुर्क बादशाह फिरोज शाह मिथिला के भूमिश राय को भाई की तरह मानते थे। इससे भी कथा में कथा में ऐतिहासिक आ जाती है। यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया। इससे भी कथा में ऐतिहासिकता आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऐतिहासिकता आ जाती है। विद्यापति प्रायः फिरोज शाह तुगलक और उसके कुछ बाद
लोदी वंश के समय में भी थे, इसलिए वह स्वयं मिथिला की ऐतिहासिक कथा के प्रमाण बन गए लगते हैं। कीर्ति पताका में मिथिला के राजा गणेश्वर सिंह और असलान का युद्ध, फिर असलान के खिलाफ लड़ने के लिए कीर्ति सिंह के द्वारा सुल्तान की मदद लेना ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसी तरह कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और सुल्तान का युद्ध की कथा को ऐतिहासिकता प्रदान करता है। मिथिला के इतिहास से जुड़ी यह घटनाएं यद्यपि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा के कुछ भिन्न लगती हैं, फिर भी मध्यकाल के इतिहास को समग्रता प्रदान करने की दृष्टि से कीर्तिलता और कीर्ति पताका की कथा का ऐतिहासिक महत्व है। विद्यापति के बारे में ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत है कि वह राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। उनके पदावली में भी बार बार राजा शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मी देवी का जिक्र आता है। इससे विद्यापति और राजा शिव सिंह के संबंध की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। ठीक है। विद्यापति की भाषा देखिए, यहाँ पे थोड़ा जो होता है ना, टाइपिंग नहीं हो पाता है, विद्यापति वगैरह जो आधा द नहीं हो पाता है तो इसे लिख आ जाता है। ठीक है। विद्यापति की भाषा देखेंगे। उसके बाद विद्यापति की मातृभाषा और मिथिला की सामाजिक सांस्कृतिक भाषा मैथिली थी। तो मिथिला में विद्वानों के बीच संस्कृत की भी प्रतिष्ठा थी। विद्यापति ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पदावली मैथिली में ही रची। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना उन्होंने अवहट में की। यहाँ पे कीर्ति पताका गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ अभी हुआ कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना उन्होंने अवहट में की। जन भाषा का निर्माण। भाषा की दृष्टि से विद्यापति संक्रमण माल पढ़ते हैं, माल नहीं ये काल है, एक सेकंड हुआ, ऐसे गलती हो जाता है इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा कितना दिन लगता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है गलत ऐसा, तो आप सही कर लेना। तो अपभ्रंश का प्रभाव लगभग समाप्त हो रही थी और आधुनिक आर्य भाषाओं का साहित्यिक उदय हो रहा था। उस समय संस्कृत विद्वानों तक ही सीमित से गया था। सामान्य लोग संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन जन भाषा में रचित काव्य में हुए रुचि ले रहे थे। ऐसे में विद्यापति ने जन भाषा में ही काव्य रचना करना उचित समझा। विद्यापति का उद्देश्य अपनी रचना को अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाना था, जिससे अधिकतर लोग काव्य का आस्वाद कर सके। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा को कुछ विद्वानों ने मैथिली अपभ्रंश करार दिया, क्योंकि इसमें मैथिली के शब्द भी आए थे। इन सूचनाओं पर मध्य देश और पूर्व की तत्कालीन बोलियों का भी मिश्रित प्रभाव दिखाई पड़ता है। कीर्तिलता की भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव है। ठीक है, तो कीर्तिलता का प्रारंभ तो संस्कृत छंद से ही किया गया है। उसके पीछे शायद यह प्रवृत्ति काम कर रही होगी कि विद्वानों ने बीच प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत ज्ञान का परिचय देना जरूरी है, लेकिन उनके संस्कृत ऐसी है कि संस्कृत का साधारण ज्ञान रखने वाला भी उसे समझ सकता है। भाषा को सरलता की ओर ले जाने की प्रवृत्ति यहाँ भी रही है। यह ध्यान देने लायक है कि विद्यापति, जिनके बारे में कभी यह बहस थी कि वह मैथिला कवि हैं या बंगाली, वे की ही कीर्तिलता और कीर्ति पताका के भाषा के से हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझने का आधार प्रस्तुत करते हैं।
और उससे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का संबंध समझ में आता है। विद्यापति की अवहट का भाषागत मंच इतना विस्तृत है कि उसमें राजस्थानी का भी प्रवेश हो गया है। राजस्थानी में मूर्धन्य ण के प्रयोग का गया बाहुल्य रहता है। विद्यापति के अवहट में मूर्धन्य ण की बाहुल्य तो नहीं, लेकिन अनेक शब्दों में मूर्धन्य ण को जगह मिल गई है। इस प्रकार अगर संक्षेप में कहा जाए तो मैथिली कोकिल विद्यापति ने जनभाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान एवं की यही है कि साहित्यिक गरिमा प्रदान की, यह भी सही है कि साहित्यिक भाषा पर भी संक्रमण का प्रभाव है। इसीलिए उनकी भाषा में नूतन और अभिनव प्रयोग मिलते हैं। तो उनकी भाषा भारतीय आर्य भाषा की अगुआ है। विद्यापति की भाषा उनकी काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है। उसमें ऐतिहासिक गतिशीलता है, जनता के बोल हैं। इसी के साथ साथ उनकी भाषा व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संदर्भ को समेट कर चलती है। इतना ही था। देखिए, ये रहा हमारा पूरे टॉपिक। तो इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा, अगर कहीं पे भी गलत हो गया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो माफ़ी चाहती हूँ इसीलिए, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। 8 दिन तक का समय लग जाता है मोबाइल पे टाइप करने में, तो आपको पता होगा, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो पॉइंट है ना, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट को आप याद रख लीजिए। पहली बात याद रखने के बाद उसके बीच में आपको जो मर्जी, मतलब ये एक बार पढ़ देने से आपको एक आइडिया आ जाएगा, तो उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो मेन हेडिंग जो है ना, वो देखते हैं जो एग्जामिनर, मेन जो हेडिंग है वो देखते हैं, वो नहीं देखते हैं अंदर में क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, इतना कोई नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो यही पढ़ेंगे सारे टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, कि जैसे चैनल को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे फैमिली को बढ़ाइए, कि जैसे हम आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन आंसर लेके आ सकते हैं। आपके लिए सारे कोशिश करेंगे कि जैसे आपको मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सके। ठीक है। और आप अच्छे से अच्छे मार्क ले पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सक्सेस योर स्टडी चैनल को, SMS एजुकेशन चैनल, जो कि स्टडी चैनल आप लोग के लिए है, आपकी सहायता के लिए है। ऐसे वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलता है, हमें बहुत मतलब क्या परेशानी होती है, तकलीफ होता है कलेक्शन करने के लिए आप लोग के लिए। तो आशा करते हैं आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे वीडियो को, और जहाँ भी गलत हुआ होगा तो इसीलिए माफ़ी चाहेंगे फिर से दोबारा। ठीक है। तो आज के लिए तो इतना है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अगर चाहते हैं ब्लॉग चैनल में ज्वाइन करने के लिए, अभी ज्वाइन कीजिए मनोरंजन चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।